डियर स्टूडेंट्स, हम आपका नया चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, तो कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हैं। तो पहला है रिजिड बॉडी। व्हाट इज द रिजिड बॉडी? अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये हार्ड बॉडी है, इसका डेफिनेट शेप भी है और साइज भी है। इसी तरह से कोई स्टील की चीज़ हो या पत्थर है, आप अगर उस पर फोर्स लगा देंगे उसकी शेप चेंज नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा, आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है कि कोई जो रिजिड बॉडी होती है वो पार्टिकल्स की बनी होती है। मिसाल के दो पार्टिकल्स की बॉडी है, टू बॉडी सिस्टम। अगर इनके दरमियान ये डिस्टेंस है मिसाल के तौर पर r, अगर हम इस पे कोई बाहर से फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये कम या ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर दो नहीं, 2, 4, 5, 10 बॉडीज़ हैं तो ये जो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं, तो अगर हम फोर्स इन पे लगा दें बाहर से, एक या एक से ज़्यादा फोर्स लगा दें, तो ये जो डिस्टेंसेस है ये अगर चेंज नहीं होगी तो हम इसको रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक, उसके बाद अ सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर एक बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। दैट मीन्स दैट इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू देम, देयर इज ऑलवेज a deformation caused in the body. That is, the intermolecular distances do get changed. Though sometimes you may observe them, sometimes you may not observe them. For example, अगर आपने स्टील को ऐसे किसी चीज़ से मारा या फेंक दिया तो आप उसको उस पर कोई खास चेंज नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे उसको देखोगे, देयर विल ऑलवेज बी ए चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कुछ ना कुछ चेंज होगी। या अगर आप देखते हो, अगर मैग्नेटाइज्ड सड़क है तो अगर आप उस पर गाड़ियाँ चलती हैं, अगर पहले दिन देखोगे उसमें कोई वैसी की वैसी दिखाई देती है। जब 10-15 दिन आप के बाद आप देखते हो वो थोड़ी सी डिप्रेस हुई होती है। वो कैसे? जो हम बाहर से जो उस पर फोर्स पड़ता है वो छोटी छोटी उसमें डिफॉर्मेशन कॉज करता है, तो कुछ दिन के बाद वो अप्रिशिएबल हो जाती है और हम उसको देख पाते हैं। तो इट मीन्स दैट सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड, कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड और बेंड। ठीक है, हम उनको स्ट्रेच बेंड कर सकते हैं। किसी में ज़्यादा हो सकती है अप्लाइड फोर्स है, किसी में कम हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में परफेक्टली रिजिड नहीं है। ठीक, उसके बाद है इलास्टिसिटी। ठीक, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it tends to regain its original shape and size when an applied force called deforming force, याद रखो, deforming force is removed. The deformation caused is known as elastic deformation. तो ये क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग यानी जैसे आपकी हीटर की कॉइल होती है, घर में देखी होगी। अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, कोई फोर्स लगा देंगे तो ये स्ट्रेच होगी। सपोज फोर्स हमने लगाया, ठीक, ये इतनी स्ट्रेच हो गई। ठीक है, डेल्टा एक्स, पहले इसकी लेंथ थी एक्स, अब इसमें ऐड हो गई डेल्टा एक्स, तो लेंथ क्या बनेगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, इसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो इसकी ये स्ट्रेच हो गई। तो अगर हम इसको अब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसको हम रिमूव करते हैं तो ये बॉडी जो है अपनी शेप ऑलमोस्ट वही होगी जो पहले थी। ठीक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स
ओरिजिनल शेप, यानी पहले ये शेप थी, डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसको डिफॉर्म किया, फिर हमने जब रिमूव किया तो वापस अपनी शेप पे ऑलमोस्ट आ गई, ठीक। डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड एंड द साइज व्हेन द अप्लाइड फोर्स, फिर से मैं पढ़ता, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन, ठीक है ना, रिगेन टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द अप्लाइड फोर्स, उसको क्या कहते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, ठीक। द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जब यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो गई यानी स्ट्रेचिंग हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो डेल्टा एक्स इंक्रीज हुई है इसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें हुई, ठीक है ना। हालांकि मैंने बोला परफेक्टली कोई रिजिड नहीं है, ऑलमोस्ट ये जो है वापस अपना शेप रिगेन करती है। तो इस प्रोसेस को जो बॉडीज जब हम उन पे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं वापस अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में आती हैं, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक। उसका अपोजिट है प्लास्टिसिटी। नाउ नेक्स्ट जो है प्लास्टिसिटी, द बॉडीज विच डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप after deforming force has been removed are called plastic bodies, and this property is called plasticity, that this process is called plasticity. For example, अगर आपके पास एक आटे का एक गोला है, ठीक, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये अपनी शेप कुछ चेंज करता है, ठीक, ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर हम ये फोर्स जो इस पे लगा था इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, उठा देते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ये अपनी शेप वापस ये शेप इसमें नहीं आएगी, ठीक। या आपके पास पुट्टी है, ठीक, तो उसमें भी अगर हम या मिट्टी जिसको जो मिट्टी का मतलब गीली मिट्टी का गोला है, तो अगर आप दीवार पे मारेंगे उसको, ठीक, तो वो क्या होगी, वो उस पर चिपक जाएगी, तो वो ऐसे कुछ बिखर जाएगी। पहले अगर ऐसे मारा तो दीवार पे मारा तो इस पे फोर्स लगा तो ये अपनी शेप वापस नहीं करता है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडीज विच डू नॉट रिगेन देयर शेप व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। तो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक बॉडीज है। अब देखिए जो इलास्टिसिटी हमने पढ़ी, इससे पहले डिफाइन किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स। इसकी नॉलेज, इलास्टिसिटी की नॉलेज हमें ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो बॉडी है इसकी इलास्टिक कितना वापस, अगर इस पे फॉर एग्जांपल एक पुल है, एक ब्रिज है, तो इस पे गाड़ियां चलती है, इस पे कितना लोड पड़ना चाहिए ताकि ये वापस अपनी जगह आ जाए, ठीक है ना, अपनी शेप रिगेन करे, डिफॉर्म ना हो जाए। अगर इस पे लोड मतलब ज़्यादा पड़ेगा तो ये डिफॉर्म होके फिर प्लास्टिक स्टेट में जाएगा, जो आगे पड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। या एरोप्लेन या ऑटोमोबाइल्स, तो ये नॉलेज, इलास्टिक की नॉलेज हमें ये सिखाती है कि हमें जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने हैं या भी जो ऑटोमोबाइल्स या एरोप्लेन्स, उन जो मटेरियल यूज़ करेंगे उनकी इलास्टिसिटी क्या है, क्या वो प्लास्टिक रीजन में कब जाएंगे। अगर इतना लोड पड़ेगा तो प्लास्टिक रीजन में जाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएंगे, तो फिर तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो नॉलेज ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग, ओके। तो वो हम आगे जब वो करो पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ये जो सॉलिड्स हैं वो कैसे इलास्टिक बिहेवियर शो करती हैं। तो यू नो दैट ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मिनट, मैं एक ऐसे बनाता हूं पहले, सपोज ये एटम है, सपोज ये एक पोर्शन है एटम का, ये किसी कंपाउंड का जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस कोने पे ऐसे हैं, ठीक है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए
ये जो डिस्टेंसेस है दीज आर कॉल्ड इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, यानी एटम और एटम या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंसेस होती है। जब इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होती है तो ये जो डिस्टेंसेस होती है सॉलिड में ये चेंज नहीं होती। अगर ये मिसाल के तौर पर है 1 माइक्रोन है, ठीक, तो ये 1 माइक्रोन ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जब हम इस पे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है ये चेंज हो जाती है। वो कैसे विजुलाइज करेंगे? अगर इस जगह समझो ये स्प्रिंग्स लगे हैं, ये समझो एटम और एटम के दरमियान या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में जो जुड़े हैं स्प्रिंग से। जब हम स्प्रिंग पे फोर्स डालेंगे तो डिस्टेंस चेंज हो गई, स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी, ठीक है, या किसी जगह से स्ट्रेच भी होगी। तो जैसे हम ये फोर्स उठा देंगे ये स्प्रिंग्स अपनी जगह वापस आ जाएंगी, तो जो ये बॉडी है अपनी शेप वापस रिगेन करती है, ठीक है ना। तो इलास्टी में हमने पढ़ा द बॉडीज विच रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टी। तो इसको ऐसे विजुअल करिए, एटम और एटम के दरमियान पहले जो डिस्टेंसेस होती है इक्विलिब्रियम में तो वो चेंज नहीं होती है। जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग की तरह ये कंप्रेस हो जाती है या किसी जगह एक्सटेंड भी होगी, फिर जब हम इसको उठा देते हैं तो ये अपनी जगह वापस आती है। दिस इज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, यानी ऐसे सॉलिड्स बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है स्ट्रेस, STRESS, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। रेस्टोरिंग फोर्स पर, ये डेफिनेशन है, पर यूनिट एरिया इज नोन एज, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। देखिए, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक, अब हमने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है स्ट्रेच हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स, ठीक है, एक फोर्स जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा अपनी जगह, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। वो डेवलप होगा जो इसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। वो हमेशा ये इसके अपोजिट, अगर हम इसको कंप्रेस करते तब ये रेस्टोरिंग फोर्स उस डायरेक्शन में, इट विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सो यही द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो अगर हमारे पास स्ट्रेस ऐसे स्ट्रेस क्या होगा, डेफिनेशन, the restoring force F, area per unit area divided by this. Restoring force per unit area, that is restoring force which is opposite to the applied force divided by area. अब इसके SI यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एरिया पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसके SI यूनिट्स हैं। डायमेंशंस, स्ट्रेस की डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T-2। एरिया की क्या होती है? L2। तो ये क्या आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, M1 आप भी कैलकुलेट करो, L-1 T-2।
ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि प्रेशर, अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा प्रेशर, प्रेशर भी होता है फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस और प्रेशर की सेम डायमेंशंस है। स्ट्रेस एंड प्रेशर हैव सेम SI units and dimensions। ठीक है, यानी सेम डायमेंशंस और सेम SI यूनिट्स होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर कुछ डायग्राम्स बनाई हैं। स्ट्रेस जो है वो 3 तरीके से हम पैदा कर सकते हैं। स्ट्रेस तो मैंने इसे बताया फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये केस ले लें तो इसमें हम इसको अब एक फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये जो एरिया उसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा दिया फोर्स। ठीक है, सो देयर विल बी स्ट्रेचिंग। ठीक, देन फोर्स पर यूनिट एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस, इन दिस केस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स पर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया in this case is called when there is a change in length। okay, force is perpendicular to the cross sectional area, tensile stress। और अगर हमने इसको कंप्रेस किया, यानी इसको ऐसे हमने फोर्स दिया, ठीक, तो तब उस वक्त को हम कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेशनल स्ट्रेस, इसको दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब जब स्ट्रेस इस पे पड़ता है, ठीक, उसकी वजह से स्ट्रेन पैदा हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा हो जाती है। और स्ट्रेन क्या की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेन की डेफिनेशन है जनरल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी पहले उसकी शक्ल क्या थी और फिर चेंज कितनी हुई, पहले जो उसकी वो शेप थी, फिर जो ओरिजिनल उसकी शेप थी। अब देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में चेंज क्या होती है, लेंथ वाइज, चाहे कंप्रेस हो या स्ट्रेचिंग हो। तो इस केस में जो स्ट्रेन पैदा होता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहां पर क्या थी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन? तो पहले यहां पर लेंथ L थी, ठीक, फिर कितना बन गई L प्लस डेल्टा L। तो चेंज कितनी आ गई इसकी लेंथ में, डेल्टा L। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लेंथ की में चेंज आ गई, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितना आई, डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L। ठीक है, सिंस ये रेशियोज बिटवीन द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज है, सो इट हैज नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस। ठीक है, तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो जब लेंथ में चेंज कंप्रेशन हो या स्ट्रेचिंग हो, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ एंड हैज नो डायमेंशंस एंड नो यूनिट्स। ओके, अब सेकंड टाइप ऑफ जो स्ट्रेस है वो ये है। ठीक है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रब करूंगा। अब देखिए, अगर अब हम फोर्स यहां लगा दें पैरेलल टू दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है ना, टेंजेंट है ये फोर्स। ठीक है ना, जब ऐसे लगाएं तो ये तो हो गया नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये ऐसे जब लगाएंगे फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन
रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप होती है, उस टाइम उस स्ट्रेन को हम कहते हैं, ये वाले सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। डेफिनेशन तो वही रहेगी, लेकिन टाइप क्या हो गया यहाँ पर, टेंजेंशियल, क्योंकि हमने फोर्स टेंजेंशियल लगा दिया। या उसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। उसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसको कहते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं कह रहा था शेयरिंग स्ट्रेन। अब उसमें क्या थी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देखिए पहले वर्टिकल थी, अब ऐसे हो गई, ठीक। तो इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। तो चेंज, तो वो क्या हो गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट हुई। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, मैंने ओरिजिनल इसकी लेंथ क्या थी, एल, सो इट विल बी डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट यहां एल तो वही रही, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा एक्स बाई एल। तो अगर ये ट्राइंगल यहां पर है तो ऐसे यहां पर बनाता हूं मैं, देखिए ये आपका हो गया डेल्टा एक्स, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये ठीक है, ये डेल्टा एक्स है, ये आपका थीटा है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो ये परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज दिस, ये लेंथ है यहां से यहां तक, मिसाल के तौर ये ट्राइंगल ए बी सी हम मान लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल मैंने यहां पर लिया। अब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइड बाय बेस कितनी है, ए सी, इस ट्राइंगल में ए बी सी में, दैट इज tan थीटा, ये ठीक है। बट ए बी कितना है, डेल्टा एक्स बाय ए सी कितना है, एल। तो जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेन हमें निकलती है tan थीटा, ठीक है ना। तो अगर थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, then tan थीटा कैन बी सिंपली रिप्रेस्ड एज थीटा, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो आएगा डेल्टा एल बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल, दैट इज थीटा, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है हमारा जो तीसरे टाइप की हम जो चेंज कर सकते हैं बॉडी की शेप में, हाइड्रोलिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। सपोज ये बॉडी थी हमारे पास, एक स्फेरिकल बॉडी, उसको हमने फ्लूइड में डाला, तो फ्लूइड की वजह से उस पर प्रेशर पड़ेगा, समझो हाई प्रेशर इस पे पड़ गया, तो वो कैसे पड़ेगा, इस पे अंडर ऐसे होगा, perpendicular to this. Due to the hydraulic pressure, the body will get squeezed, though it will not change its shape, but its volume will get changed. समझो यहां पर पहुंच गई। Because of hydraulic pressure, there will be an opposite force or pressure that will be developed to counterbalance this, तो वो इसके अपोजिट होगा ताकि ये रिगेन अपनी शेप करे, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ ये जो यहाँ पर स्ट्रेस पर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो यहाँ पर डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। यानी ये फ्लूइड में हमने डाल दिया, प्रेशर की जो उस पर प्रेशर है, तो इस पर प्रेशर की वजह से ये बॉडी पहले इतनी थी, अब इतनी होगी, शेप तो वही रही, तो एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है ना, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा, विच ट्राइज टू रिगेन द बॉडी टू ओरिजिनल शेप। दिस टाइप ऑफ pressure stress is called hydraulic or volume stress, and because of this there will be a volume strain, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो गया, वही चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर पहले क्या था, वॉल्यूम था सपोज वी,
अब हो गया मिसाल के तौर पर v माइनस डेल्टा v, क्योंकि पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो कितना कम हो गया? सो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वही चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो वॉल्यूम में चेंज कितनी आई? डेल्टा वी कम हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? वी। तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। यूनिट कोई नहीं और डायमेंशन कोई नहीं, क्योंकि स्ट्रेन की कोई डायमेंशंस नहीं होती है, ठीक है। ये आपको लेबोरेटरी में भी वेरीफाई करना है, ठीक, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ, ये बॉडी जो इलास्टिक बॉडी होती है उनमें ये है, उनमें ये अप्लाई होता है। क्या उसने कहा? द स्ट्रेस developed in a body due to the applied force is directly proportional to strain, ठीक है ना, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे, फोर्स बढ़ाओगे, उसमें उतनी स्ट्रेन आ जाएगी, और स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक। सो और के इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, stress over strain, that is the K. This is called modulus of elasticity. This is called modulus of elasticity and it has same units as that of stress. क्यों? क्योंकि strain का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक, same units and dimensions as that of stress, ठीक है, ठीक है। Hooke's law is an empirical law. It is experimentally observed that many bodies observe, many materials obey this law, ठीक है ना। तो जो यानी इलास्टिक बॉडीज जो बहुत सारी वो ओबे दिस लॉ करती हैं। तो अगर हम ग्राफ डालेंगे ऐसे, यहां से स्ट्रेन और यहां से स्ट्रेस, ठीक, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है ना। तो अगर किसी भी यहां पर देखना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, आप परपेंडिकुलर डालो, ठीक, ए बी सी, तो ए बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन सी बी will be equal to modulus of elasticity, ठीक है। So those bodies which obey Hooke's law, that is they are elastic, then their curve between stress and strain is a straight line passing through origin, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करेंगे फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडीज, ओके, थैंक यू।